यस मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ स्टैटिस्टिक्स का हमारा नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। दैट इज 4th चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि हम लोग जो है हमारे डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिससे कि हम सारे के सारे डाटा को कंपेयर कर सकें, ठीक है, और फैसिलिटेट करा सकें उस डाटा के अंदर, सिमिलर डाटा के अंदर कंपैरिजन एज वेल एज उसका एनालाइज कर सके। अब देखो, जब भी हम लोग कभी भी किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, ओके, तो हमारे पास क्या है, वो रॉ फॉर्म में होता है, कोई टेबुलर फॉर्म नहीं होती, कोई उसके पाई चार्ट्स नहीं होते हैं, कोई उसके क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं। ओके, तो जब हमारे पास डाटा आता है, ठीक है, उसके अंदर हम फिगर्स को अरेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और डाटा को कैसे क्या है अरेंज कैसे करते हैं कि उसका एनालिसिस हो सके और कंपैरिजन हो सके। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, नाउ एवरीवन लिसन टू मी। बेटा, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का बारे में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर करने के लिए जा रही हूँ। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या क्या रीड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइज डाटा को, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्या बेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी मेरिट्स क्या है, क्या क्या बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल्स के बारे में, क्लास इंटरवल्स के बारे में, ओके, और हमारे जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम डाटा की वो किन बेसिस पे करते हैं, कितने टाइप्स के क्लास इंटरवल्स होते हैं, कैसे कैसे हम जो है डाटा को डिवाइड करेंगे। ओके, ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम डाटा का डिवीजन पढ़ेंगे, डाटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में बताया कि अरेंज करना फिगर्स को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कि हम कंपैरिजन कर सके सिमिलर डाटा का, और विच में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल। समझ में आया? अब देखो, इसके बाद तुम लोगों के पास आता है कि हम लोगों ने कहा सिमिलर डाटा को। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा क्लास 11th के अंदर ना हमारे पास इकोनॉमिक्स के ना मैंने कहा कि सारे बच्चों का रॉ डाटा पड़ा है, ठीक है, मार्क्स पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने कहा कि 0 से लेके 80 तक के बीच में मार्क्स लाई करते हैं। मार्क्स कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, हमारे 0 to 80 के बीच में। ओके, तो अब मैंने कैसे डिवाइड किया कि 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ही 30 to 40। तो दैट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन, कि हम लोगों ने क्लास इंटरवल्स बना दिए और सिमिलर डाटा जो था उसको एक कैसे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि क्लासिफिकेशन। आप देखो, ईच सच हर एक डिवीजन जो होता है ऑफ डाटा दैट इज नॉन एज क्लास, ठीक है, जो हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई ना ये, तो दैट इज नॉन एज क्लास, ठीक है। एंड द प्रोसेस बाय विच, जो प्रोसेस हम जिसके थ्रू डिवाइड करते हैं डाटा को सारी की सारी क्लासेस के अंदर, दैट इज नॉन एज क्लासिफिकेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना। ये देखो सिमिलर डाटा था तो उसके बेसिस के ऊपर जब मैंने इसको क्लासिफाई किया। ओके, अब देखो आप लोगों के पास जो डेफिनेशन आते हैं कन्नौर की, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब दिखाई देना, ठीक है, कि उनको हम ग्रुप्स में या क्लासेस के अंदर जो है अरेंज करते हैं, किस चीज को, थिंग्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस की वो कैसी दिखाई देती हैं, एंड देयर एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। ओके, अब देखो, and their affinities and expression and the unity of attributes that exist arranged डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है डाटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम उनके ना सिमिलर क्वालिटीज जितनी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं लोगों के जिनके एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को पूरे के पूरे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिफरेंट डाटा है, उसके अंदर हम लोगों को डिवाइड करना है कि एजुकेटेड लोग कौन से, अनएजुकेटेड लोग कौन से हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो है क्या आता है कि डाटा और ग्रुप्ड और क्लासिफाइड जो है उनकी सिमिलैरिटी की बेस पे हम चेंज कर सकते हैं। आया समझ में? इसके बाद तुम लोगों के पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ब्रीफ एंड सिंपल, कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है डाटा का, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ब्रीफ एंड सिंपल। यूटिलिटी का मतलब होता है यूसेज, ठीक है, कि वो हमारे यूसेज के अकॉर्डिंग जो है डाटा वो होना चाहिए और उसके से हमारे जो डाटा की यूसेज है उसको वो इंक्रीज करे क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस, इट रेंडर्स द ऑब्वियस द डिफरेंट
डिफरेंट अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टिवली, आप बता सकते हो कि डिस्टिंक्टिवली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कंपैरेटिवली, कंपैरेबिलिटी मतलब कि कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको जो है उनकी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को अरेंज करना है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव की डाटा क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे और हम लोगों के इफेक्टिव भी हो, मतलब क्या है, एक्यूरेट भी हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है गुड क्लासिफिकेशन के क्या क्या है। सबसे पहले देखो हम लोगों के पास आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हर एक आइटम जो होती है वो कवर की जाती है, कोई भी आइटम लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। सेकंड आता है क्लैरिटी, कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं रो डाटा की तो वो कैसा होना चाहिए बच्चे, आप लोग देखो इसके अंदर क्या कहता है कि सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा होना। ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप, की सारी आइटम्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर। समझ में आया कि जितने भी हम ग्रुप के अंदर क्लासेस बना रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ग्रुप और अ क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर। ठीक है, इसके बाद आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, द कंपोजिशन जो है क्लास की वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी का वो फुलफिल हो। ओके, इसके बाद हम लोगों के पास आता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चे कि हम लोग जो है स्टेबिलिटी जो है इसके अंदर क्या है कि द बेस शुड नॉट बी चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, कि हम जो हमने बेसिस लिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हर एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने उसका बेस चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज योर्स इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक का क्या मीनिंग होता है बच्चे कि चेंज। ठीक है, कि हम लोगों की जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल चेंजेस पॉसिबल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, या हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। आया समझ में। इसके बाद हमारे पास आता है 4 बेसिस। ठीक है, इसको मैं तुम्हें ब्रीफ वे में समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले समझा चुकी हूँ क्योंकि ये सारे। ठीक है, तब देखो फर्स्ट आता है जियोग्राफिकल, जिसको हम स्पेटियल भी बोलते हैं। सेकंड है तुम्हारे पास क्रोनोलॉजिकल, थर्ड है क्वालिटेटिव एंड फोर्थ है क्वांटिटेटिव। फर्स्ट देखो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है कि हम अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग जब अपने डाटा को डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा इसमें प्लेसेस हैं हमारे पास हरियाणा, पंजाब, उसके अंदर कितनी फॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बार डायग्राम बना दिया। अब देखो एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, 0 to x, दैट इज अ एक्स एक्सिस, और दैट इज अ ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है दैट इज अ वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। कई बच्चों को शायद ना पता हो। यहाँ पे हमने प्लेसेस बताए हैं, ये नंबर ऑफ फॉर्म्स। हमेशा कोई भी बार डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जब भी तो एक बॉक्स के अंदर बनाओगे आप और बताओगे कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इन्होंने बार डायग्राम बनाया कि ये पंजाब का, ये हरियाणा का, ये यूपी का है, और यहाँ पे कितनी जो फॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं बाईसाइकिल्स। ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन। तो दैट इज नॉन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कि हमने एक टेबल बनाई उसके अंदर जियोग्राफी है ना ये, लेकिन उनकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग। आया समझ में। सेकंड आता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जैसे जैसे हम टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितनी सेल्स हुई हमारे इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक। अब देखो इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल, हाँ, ईयर्स दे दिए और सेल्स दे दी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। आया समझ में। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि उनकी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम जब डाटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन लेवल, इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज। ठीक है, इसमें सिंपल और मैनिफोल्ड 2 तरीके होते हैं। ठीक है, सिंपल के अंदर क्या है कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हेल्दी, अनहेल्दी। मैनिफोल्ड के अंदर डिफरेंट। ओके, अब देखो मैनिफोल्ड में स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब देखो ये वाला डायग्राम, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, लिटरेट, इलिटरेट, हाँ, रूरल अर्बन एरिया से कितने हैं, तो दैट इज अ मैनिफोल्ड। ओके, इसके बाद तुम लोगों के पास आता है क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हमने कहा एनुअल प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, एनुअल प्रॉफिट देखो सभी ध्यान से। हमने कहा एनुअल प्रॉफिट जो है 0 to 1 लाख, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्म्स का कितना आया बच्चे हम लोगों के पास, हमने कितना कहा, हमने कहा 5, नंबर ऑफ फॉर्म्स का कितना है, 5 फॉर्म्स है। ठीक है, 0 to 1 लाख, 1 लाख to 2 लाख 150 फॉर्म्स का है। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो दैट इज। ठीक है, कि 3 लाख to 4 लाख कितना है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हाँ, इसके अंदर भी देखो इंटरवल्स बना दिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने क्या किया, सारी की सारी नंबर ऑफ फॉर्म्स लिख दिए।
आया समझ में सभी को? देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें रीड किया कि क्लास की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, फिर हम लोगों ने रीड किया कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके बाद जो है हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो है कि क्या क्या हमारे यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुड क्लासिफिकेशन की टाइप्स हो सकती हैं। उसके बाद हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसके अंदर 4 टाइप्स है, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, अब जो है मैं तुम लोगों को इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल हर एक बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। अब देखो इसकी डेफिनेशन, ए कैरेक्टरिस्टिक्स और अ फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड और चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम। वो क्या कहता है कि वो एक ऐसा फिनोमिना है या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं या जो कि चेंज होता है विद इन अ ओवर टाइम, दैट इज नॉन एज अ वेरिएबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, अब देखो इसमें क्या कहता है, वेरिएबल रेफर टू द क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। If we measure the weight of the students of class +1, then the weight of the student will be called variable। ठीक है ना। अब देखो ये तो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने क्या रीड किया, इससे क्या पता लगता है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कि एक टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। ठीक है, अ वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट और मे बी कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल भी हो सकता है। अब आगे मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। ओके, यस, नाउ लिसन, आप लोगों के पास है, ये रहा डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सभी ध्यान से देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। वो कह रहे डिस्क्रीट वेरिएबल एज दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जम्स और इन कंप्लीट नंबर्स। मतलब क्या है, जो कि हमारे इंक्रीज होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ना कि ऐसे कि कंटिन्यूअस के अंदर कि 1.51। ठीक है, दैट इज इट इज नॉट अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होल नंबर्स। ठीक है, कि 1 2 3। अब हमने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास +1, कि हमने कहा 1 2 3 15 हो सकता है, 20। ऐसे नहीं कि 1:1/4। देखो इसमें 1:1/4, 1:1/2 ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल दोज हु जम्स इन अ कंप्लीट नंबर्स। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक रेंज होती है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में हाइट है, हाइट मेजर कैसे की जाती है, 5:1/5:1। ठीक है ना, 5 फीट एंड 1 इंच। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। समझ में आया, जो कि हमारा कंटिन्यूटी में या फ्रैक्शंस के अंदर होता है। ओके, इसके बाद तुम लोगों के पास जो है वो है डिफरेंस है हमारा वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच में। हाँ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो कि चेंज हो सकता है, और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वालिटी। तो देखो दोनों डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे। हाँ, तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर कि जो चीज ओवर टाइम चेंज होती रहती है। देखो मैं कह रहा कलर ऑफ हेयर में चेंज ओवर टाइम, इज इट अ वेरिएबल, नॉट एट ऑल। ठीक है, जो चीज हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं दैट इज अ वेरिएबल। ओके, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो है, हमारे क्वालिटेटिव जो चेंज होता है इन द IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, हम जिसको बोलते हैं दैट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है हम लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो वेरिएबल होता है उसका हमें क्या होता है, न्यूमेरिकली जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके, रो डाटा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट आता है, रो डाटा का मतलब क्या होता है, अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म is called a raw data. Okay, it is unorganized mass of various items. These are yet to be organized by the investigator. ठीक है, जो कि हम लोगों को अभी क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। कौन ऑर्गेनाइज करेगा उसको, इन्वेस्टिगेटर। समझ में आया सभी को। ठीक है, कि रॉ डाटा जो होता है वो क्या होता है, अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। कि हम लोगों के पास एक क्रूड फॉर्म, देखो कैसे। अब देखो इसका एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि हम लोगों ने कहा +1 क्लास के स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतने इतने मार्क्स। अब हमारे पास अगर ऐसे डाटा दिया हुआ है कि 20 30 40 50, तो क्या ये हम लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, नो। ओके, तो दैट इज नॉन एज अ रो डाटा। ओके, इसके बाद देखो आप लोगों के पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है, अरेंज करना डाटा को अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, कि हम जब एक क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं डाटा को, उसको हम बोलते हैं सीरीज। ओके,
इसके बाद आप लोगों के पास है जो अब तुम्हारे पास मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब हम रो डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हाउ इट कैन पॉसिबल। ओके, अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इम्प्लाइज द कन्वर्जन ऑफ रो डाटा इनटू ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। ओके, जब हम स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज नोन एज कि कन्वर्जन ऑफ रो डाटा इनटू ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब सीरीज होती क्या है, तुम लोगों ने पढ़ी है 10th में इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। हाँ, हमारे पास देखो इसमें टाइप्स आएंगे, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है, और थर्ड आती है तुम्हारे पास इसी के अंदर है जो कि, ठीक है, डिस्क्रीट एंड, ठीक है, अब ये देखो ये आ गए इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर तुम, ये सबसे बड़ा बेस है तुम्हारा मीन, मीडियन, मॉड के लिए जितने भी आगे तुम्हारे पास चैप्टर्स आएंगे ना, हर एक के अंदर यूज होएगा। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, और डिस्क्रीट सीरीज क्या है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है। ओके, आगे जो तुम लोगों के पास है ये सीरीज के बारे में सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताती हूँ। ओके, कि हम लोगों के पास कितनी टाइप्स की, मैंने सीरीज तो तुम्हें बता दी है कि पहले इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी को आगे हमने डिवाइड किया डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इनके बारे में। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू माई डियर्स।